हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का क्लास हम लोग का इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग थंबनेल और ये फिगर देखकर तो समझ ही गए हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। श्वसन तंत्र की पूरी जानकारी हम आज के इस क्लास में लेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम केवल मानव से संबंधित श्वसन तंत्र और जो जीव जंतु हैं उनमें कैसे श्वसन होता है पढ़ेंगे। और एक और हमारा इसके बाद के क्लास आएगा, उसमें हम आपको समझाएंगे कि अवायवीय वायवीय श्वसन क्या होता है और यह कैसे होता है। उसके अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो मानव में श्वसन की प्रक्रिया यह कैसे होती है, मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, यह कैसे काम करता है। इस सब चीज़ को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं हम सबसे पहले श्वसन को समझते हैं। श्वसन क्या होता है? श्वसन हमारे शरीर में वह प्रक्रिया है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन क्या है? हमारे शरीर में वह प्रक्रिया है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी जो हम खाना खाते हैं, आपको पाचन तंत्र में बताया तो वहाँ पर कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज कैसे बनता है मैं आपको अवायवीय वायवीय चैप्टर बताऊँगा, तो उसमें मैं समझाऊँगा कि ग्लूकोज का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं श्वसन के बारे में। यानी श्वसन जो ग्लूकोज बन जाता है हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पूर्ण रूप से क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। यानी ग्लूकोज क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ऐसे याद रखिए, 6 ठीक है, याद रखिएगा। जब इसमें हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ये क्या बनाता है? जब ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा प्लस और क्या बना जाएगा? जल बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा हमारे शरीर में। जो ऊर्जा होता है उसका शरीर में हमारा उपयोग कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः बाहर निकल जाता है, और जो जल बचता है वह हमारे रुधिर कोशिका के माध्यम से मूत्राशय में पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसी हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है। यानी ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के विखंडन के लिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता कहाँ से है? इस श्वसन क्रिया के दौरान जाता है। यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है? शरीर में ऊर्जा उत्पादन। सॉरी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग बोल रहे हैं, समझ लीजिएगा कि शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने का एक माध्यम है क्या? श्वसन। है समझ में? श्वसन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का माध्यम है। यानी श्वसन हमारे शरीर के प्रमुख अंग है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए समझते हैं। मानव श्वसन तंत्र समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे जो कीट पतंग छोटे जीव जंतु है उनमें श्वसन कैसे होता है, ठीक है। बहुत सारे जीव जंतु में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, तो कुछ जीव जंतु है। आइए यहाँ पर समझते हैं हम जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। तो श्वसन, जंतुओं में श्वसन के मुख्य अंग, जंतुओं में श्वसन के मुख्य 3 अंग होते हैं। मुख्य 3 अंग, एक त्वचा भी होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही माना जाता है। एक त्वचा भी होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। जंतुओं में श्वसन के 3 अंग कौन कौन से? पहला है श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया, याद रखिएगा। एक पहला होता है श्वास नली या ट्रैकिया, और दूसरा होता है हमारा गिल्स। दूसरा क्या होता है? गिल्स होता है। दूसरा क्या होता है? गिल्स। और तीसरा होता है लंग्स यानी फेफड़ा। तीसरा क्या होता है? लंग्स यानी फेफड़ा, ठीक है। यहाँ पर हम जंतुओं का थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से खत्म कर रहे हैं कि हम आगे मानव श्वसन तंत्र की ओर बढ़े, ठीक है। समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बहुत कठिन नहीं है। जैसे श्वास नली या ट्रैकिया क्या है? हमारे अंदर भी श्वास नली या ट्रैकिया है। इस फिगर में आप देखिए, ये जो हम हरे कलर से बनाए हैं ना, यही हमारे श्वास नली या ट्रैकिया होता है। तो जो छोटे जीव जंतु होते हैं, कीट पतंग वगैरह हो गए, जो छोटे छोटे कीट हो गए, जो छोटे छोटे कीड़ा देखिए ना आप, तो वो कैसे सांस लेते हैं? उनके अंदर फेफड़ा यानी कि हमारे जैसा श्वसन तंत्र नहीं होता है। इतने तो छोटे हैं और उसके अंदर श्वसन तंत्र नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। वो डायरेक्ट कैसे सांस लेते हैं? तो जो जो ट्रैकिया होता है, नली हमारे अंदर ट्रैकिया है 11 सेंटीमीटर लंबे, उनके अंदर यह ट्रैकिया नहीं होती है, 11 सेंटीमीटर नहीं होती है, ध्यान समझिएगा। उनके अंदर डायरेक्ट एक नली सी रहती है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं ना। एक भाग सीधे ऊतक के संपर्क में रहता है और दूसरा भाग किसके संपर्क में? श्वास रंध्र के संपर्क में होता है, खुला वायु के संपर्क में होता है, जिससे वो सांस ले लेंगे और लेकर अपने ऊतक में भेज देंगे। ऊतक में जो ग्लूकोज रहेगा शरीर के पाचन क्रिया के दौरान जो बना होगा, वो
उससे अभिक्रिया करके उनको ऊर्जा मिल जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, उन लोगों में। तो याद रखिए वो क्या होते हैं, ट्रैकिया या श्वास नली। ट्रैकिया का एक भाग ऊतक के संपर्क में, दूसरा भाग श्वास रंध्र के संपर्क में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपका तेलचट्टा, टिंडा, छोटे छोटे कीट पतंग सभी आ जाएंगे। यानी अभी आपको क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, तेलचट्टा किससे सांस लेता है, तो किससे लेता है, श्वास नली से सांस लेता है, ठीक है। किससे, श्वास नली से तेलचट्टा सांस लेता है, ठीक है। आया समझ में आ रहा है। मछली या अन्य जलीय जीव जो होते हैं, मछली या अन्य जलीय जीव में भी फेफड़े से सांस लेने वाले, त्वचा से सांस लेने वाले हैं, लेकिन उनमें अधिकतर जलीय जीव जो होते हैं वह गिल्स से सांस लेते हैं, ठीक है। गिल्स आपको बता दें कि गिल्स क्या है, शाखित रचना है, शाखित मांस संरचना है, और यह जल में घुली ऑक्सीजन को इसके सोखने की क्षमता होती है, ठीक है। मछली में 2 गिल्स होते हैं, इस तरह आप देखे होंगे मछली के संरचना में, तो यहाँ पर आपको इस तरह का 2 गिल्स देखने के इस तरह का मिल जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। ये गिल्स क्या कहते हैं, हमेशा जल के संपर्क में रहते हैं, और यह गिल्स जल के संपर्क में होने के कारण जो जल में घुलित ऑक्सीजन रहता है उनको ये क्या करते हैं, सोख लेते हैं, खींच लेते हैं। आया समझ में ना। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। और उपसंध जो ऑटिवेटा के जंतु होते हैं वह लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स यानी फेफड़ा से सांस लेते हैं। हम लोग भी लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर केवल सांस लेने के लिए मात्र एक लंग्स है, फेफड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। मेढक, अब ध्यान दीजिएगा, मेढक ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मेढक का नीचे लिखता हूँ। नहीं, मेढक 3 तरीका से सांस लेता है, मुख्यतः बुक्स में 2 ही ज़्यादातर देता है, लेकिन 3 तरीका से यह सांस लेता है, याद रखिएगा आप लोग। पहला तरीका, जब ये छोटा रहेगा ना, बच्चा रहेगा, छोटा है तो बिल्कुल छोटा, तो उस समय यह मछली के जैसा होता है। कैसा होता है, मछली के जैसा होता है। जब मेढक छोटा रहेगा तो उस समय यह मछली के जैसा होता है, तो उस समय यह किससे सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब ये छोटा रहता है तो मछली के जैसा होता है, तो उस समय यह गिल्स से सांस लेता है, किससे, गिल्स से, ठीक है। लेकिन जब यह बड़ा हो जाता है, तब बड़ा हो जाने के बाद 2 स्थिति उत्पन्न होती है। बड़ा हो जाने के बाद में 2 स्थिति उत्पन्न होती है। एक स्थिति मिट्टी के अंदर हो, एक स्थिति जब भूमि पर हो, भूमि के ऊपर हो, ध्यान दीजिएगा। एक स्थिति जब मिट्टी के अंदर हो, एक स्थिति जब भूमि पर हो। तो जब ये मिट्टी के अंदर रहेगा तो मिट्टी के अंदर किससे सांस लेगा, मिट्टी के अंदर त्वचा से सांस लेता है, किससे, त्वचा से। जब ये मिट्टी के अंदर दबा रहेगा तो वह किससे सांस लेगा, त्वचा से, अपने चमड़े से सांस लेता है, ठीक है। और जब ये ऊपर रहेगा तब फेफड़ा से सांस लेगा, याद रखिएगा, किससे, फेफड़ा से। जब ये भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से, जब ये भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से, और जब मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा से, मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा से, और छोटा रहेगा तो गिल्स से सांस लेगा। आप इसे बड़े अच्छे से याद रखिएगा, किसका, मेढक का। यानी मेढक 3 तरीका से सांस लेगा, छोटा रहेगा तो गिल्स से, छोटा रहेगा तो गिल्स से, और मिट्टी के ऊपर रहेगा तो फेफड़ा से, और मिट्टी के नीचे त्वचा से। जब मिट्टी में दबा रहेगा तो त्वचा से सांस लेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र, यही मुख्य टॉपिक है आज के, मनुष्य का श्वसन तंत्र। एक एक चीज़ बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल आसानी तरीका से समझिएगा, और जो भी समझ में ना आए कमेंट करने में पीछे नहीं रहना है, ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं, चलिए। श्वसन तो आपको समझा दिए हम। ध्यान समझिए, श्वसन मार्ग क्या होता है, यानी सांस लेना क्या होता है। ध्यान दिए, सांस हमारे मानव तंत्र में, मानव में सांस लेने की प्रक्रिया हमारी नाक और मुंह नहीं करती है, तो मार्ग है केवल, यह हमारे सांस यानी हवा को अंदर ले जाती है। लेकिन मूलतः कौन हवा खींचता है, तो हमारे जो फेफड़ा होते हैं, लंग्स होते हैं, वो हवा को खींचते हैं, वो हवा को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो वास्तव में हमारे जो फेफड़ा है वो सांस लेते हैं, नाक और मुंह हमारे सांस नहीं लेते, ये केवल मार्ग है अंदर हमारे हवा को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। तो श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, तो जिससे वायु का अनुसरण हो, जिससे वायु को ले जाया जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे मानव श्वसन तंत्र चालू करने से पहले तो छोटा सा एक टॉपिक समझ लेते हैं कि हमारे अंदर श्वसन की क्रिया 2 तरीका से होता है। ध्यान समझिएगा, हमारे अंदर श्वसन की क्रिया 2 तरीका से होता है। एक को बोलते हैं हम प्रश्वास और दूसरे को बोलते हैं उच्च श्वास, याद रखिए, प्रश्वास उच्च श्वास। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। प्रश्वास को हम निश्वासन बोल सकते हैं, और उच्च श्वास को हम निःश्वासन बोल सकते हैं। आ रहा समझ में ना, प्रश्वास को हम निःश्वासन बोल सकते हैं, उच्च श्वास को निःश्वासन, याद रखिएगा, आप कैसे याद रखना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, प्रश्वास में क्या होता है, प्रश्वास में क्या होता है, तब प्रश्वास में जो हम जब हवा को, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं,
तो अंदर लेने की प्रक्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं, याद रखिएगा। यानी हवा को, वायु को अंदर लेना, वायु को अंदर लेना की प्रक्रिया प्रश्वास या निश्वसन कहलाती है। और बाहर छोड़ना, बाहर वायु को बाहर छोड़ना या निश्वसन उच्च श्वास कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम हवा के रूप में अभी तक हम पढ़े हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये नहीं पढ़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे फेफड़े तक केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, हमारे फेफड़े तक ऑक्सीजन के साथ साथ वायुमंडल में जितनी भी गैस है सारी गैस फेफड़े तक जाती है, वायु सारी फेफड़े तक जाती है। और फेफड़े में से केवल ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है O2, नाइट्रोजन जाता है और क्या जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो इसके साथ जो भी गैस रहता है वह जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन कितना जाता है 21%, हमारे शरीर में ऑक्सीजन 21% हमारे शरीर में अंदर जाता है, नाइट्रोजन 78% जाता है और CO2 कितना 0.03% हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, और जब ये क्या होगा निःश्वसन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना है उतना जाएगा। ठीक है, लेकिन जब निःश्वसन होता है तो इसमें 21% जो ऑक्सीजन गया है ना, अब उधर से कितना आएगा 17% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन तो जैसे जाएगा वैसे ही बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे गया उसे वैसे ही बाहर निकल गया। CO2 0.03% गया था, अब आ गया 0.4%, यानी 4% CO2 लगभग, इस 4.6 होता है, आप लगभग में याद रखिएगा, लगभग कितना 4% बाहर निकलेगा। आया समझ में? यानी कि जब हम सांस लिए तो उस दौरान हमारे शरीर में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पहुंचा। लेकिन जब हमारे निःश्वसन के समय हुआ, जब हम सांस को छोड़े तो उस समय हमारा जो 21% ऑक्सीजन था वह कितना निकला 17% निकला, कितना गया 4%। अब यही 4% हमारी कोशिकाओं ने ऊर्जा बनाने के लिए यूज किया। ठीक है, जो हमारी कोशिका सेल्स है यही 4% ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए किया, और वही 4% ऑक्सीजन लिया और 4% कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, भाई लेके जा तू बाहर। आया समझ में ना? सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जितना भी वायुमंडल में वो हमारे अंदर गया और केवल 4% ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ, इसके अलावा जो भी जैसे गया वैसे ही वापस निकल गया। ठीक है, अब कौन लेकर गया कोशिका में, हमें आगे हम भी समझेंगे इसमें, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन होता है हमारे कोशिका में जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे समझ में? अब हम चलते हैं श्वसन अंग की तरफ, कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं और उनके कार्य क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं मानव श्वसन तंत्र। ध्यान से समझिएगा, मानव श्वसन तंत्र, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मानव श्वसन तंत्र के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं। मानव श्वसन तंत्र के अध्ययन करने वाले को पल्मोनोलॉजी याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मानव श्वसन तंत्र को अध्ययन करने वाले को हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। यह एक दवा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, पल्मोनोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा पल्मोनोलॉजी। और जो इसके डॉक्टर होते हैं यानी फेफड़े के डॉक्टर को बोला जाता है पल्मोनोलॉजी विशेषज्ञ। ठीक है, आप इसे दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं श्वसन मार्ग। सबसे पहले हम समझते हैं कि श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन अंग से हम श्वास लेते हैं यानी सांस लेते हैं। ध्यान समझिएगा, श्वसन अंग सबसे पहला हमारा आता है नासिका। सबसे पहले कौन सा आता है नासिका, नाक, हमारा नाक। ठीक है, अब जानिए नाक के अंदर कौन कौन सी संरचना होती है। सबसे पहले तो हमारा हो गया नासिका छिद्र। नासिका छिद्र किसको बोलते हैं, नाक के अंदर दो हमारे ये छिद्र होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं नासिका छिद्र। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा नासिका कपाट। ये दो ऊपर वाला यहाँ पर हड्डी जैसी रचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये हड्डी जैसे, तो इसे हम बोलते हैं नासिके कपाट, नासिका कपाट। याद रखिएगा, ये नासिका छिद्र, ये नासिका कपाट। नासिका कपाट के अंदर दोनों, ध्यान समझिएगा, फिगर में ये समझते हैं यहाँ से, ये दो हो गया हमारा, ये कौन नासिका छिद्र, ये हो गया हमारा नासिका कपाट। ध्यान रखिएगा, नासिका
कपाट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हड्डी जैसा है ना, तो यहाँ से शाखित रचना है, ये नासिका कपाट होती है। ठीक है, नासिका कपाट जाकर आगे नासिका वेशम में खुलती है। ये हमारा हो गया नासिका वेशम, दोनों जाकर आगे एक ही नली में खुल जाएगी, नासिका वेशम में, दोनों आगे जाकर एक ही नली नासिका वेशम में खुलती है। ठीक है, उसके बाद आता है नासिका पट्टिका। याद रखिएगा नासिका पट्टिका। नासिका पट्टिका किसको बोलते हैं अभी आगे हम समझेंगे, अभी हम आपको परिचय करा है नासिका पट्टिका। ये हो गया नासिका छिद्र। ठीक है, नासिका कपाट, और ये दोनों जाकर कहाँ खुलेगी, नासिका वेशम। ठीक है, और नासिका पट्टिका क्या होता है, नासा पट्टिका, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में ये है ना हमारा, ये भीतर से ये भीतर से यह चौड़ी दीवार की जैसी, ये हड्डी के जैसी, तो इसी को बोलते हैं नासा पट्टिका। क्या बोलते हैं, नासा पट्टिका, जो नासिका छिद्र को अलग करती है। क्या करती है, जो नासिका छिद्र को अलग करती है। ठीक है, और ध्यान समझिएगा ये जब दोनों नासा पट्टिका, ये नासिका कपाट जहाँ पर दोनों जाकर खुलता है, उस क्षेत्र को हम प्रकोष्ठ बोलते हैं। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ। कहाँ पर, जहाँ पर हमारा ये नासिका कपाट जाकर अंदर खुलता है दोनों एक जगह, उस एरिया को, क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आज समझ में, यहाँ तक समझ में आया। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा नासिका छिद्र, इसमें मूल आपको याद कौन कौन रखना है, सांस लेते हैं तो हवा कहाँ, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र से कहाँ पहुँचती है, नासिका कपाट, नासिका छिद्र से नासिका कपाट, नासिका कपाट से नासिका वेशम, नासिका वेशम से श्वसन क्षेत्र यानी कि प्रकोष्ठ में जाती है, और प्रकोष्ठ के बाद श्वसन क्षेत्र से होते हुए नीचे की तरफ चली जाती है, अगला ग्रसनी में। आ रहा समझ में, ध्यान समझिएगा। जब हम सांस लेते हैं, देखिए अपने ऊपर समझिए तब जाकर समझ में आएगा आपको। किताब में कितना भी आप पढ़ लीजिएगा समझ में नहीं आएगा। जब आप इस पर कल्पना, अपना एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए कि यहाँ पर ये है हमारा, ऐसे है, सारा प्रतिबिंब बनाइए आप, ध्यान समझिएगा। ये हमारा हो गया नासिका छिद्र, जो छिद्र दिखाई दे रहा है नासिका छिद्र। ठीक है, और नासिका छिद्र के बाद ये जो हमारी शाखित सी रचना है क्या है, नासिका कपाट। क्या है, नासिका कपाट। अब ये नासिका कपाट कहाँ जाकर खुलेगी, पीछे जाकर दोनों एक में मिलेगी, तो वो बोलेंगे हम नासिका वेशम। यहाँ पर ये फिगर बनाते हैं उसका, देखिए इस तरह हम बना देते हैं, दो नाक बना देते हैं। यहाँ पर दो नाक की नली हो गई। ठीक है, ये दो नाक की नली हो गई हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो नासिका कपाट होता है, यहाँ तक हमारी ये बड़ी बड़ी नालियाँ दिखाई दे रही है, आगे जाकर इस टाइप की एकदम पतली सी हो जाती है यार। ठीक है, क्योंकि बड़ा रहेगा, गंदगी घुस जाएगा अंदर हमारे नाक में। ठीक है, तो पतली सी हो जाएगी। आगे जाकर ये क्या क्या हो जाती है, यहाँ से इस तरफ पतली सी हो जाती है, बहुत सी पतली सी, यहाँ से इस तरफ पतली सी हो जाती है, और पतली सी होकर आगे जाकर दोनों मिल जाती हैं एक ही नाली में इस तरह। ठीक है, यह नुकीला नहीं गोल रहता है, आगे जाकर दोनों एक ही नाली में मिल जाती है। आज समझ में, ध्यान समझिएगा। यहाँ से जब यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, नासिका छिद्र। क्या बोलेंगे, नासिका छिद्र। और ये दोनों व्यवस्था को नासिका कपाट। क्या बोलेंगे, नासिका कपाट। और ये जब आगे यहाँ पर जाकर खुलेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकोष्ठ। क्या बोलेंगे, प्रकोष्ठ। और इस एरिया को नासिका वेशम। देखिए ये चौड़ी सी एरिया है ना, नासिका वेशम बोले। क्या बोलेंगे, नासिका वेशम। आ रहा समझ में ना। और ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये यहाँ पर यह पतली सी नासिका कपाट जो है ना, यहाँ पर एरिया, यहीं पर छोटे छोटे अंकुर जैसा, देखिए ना, बता अंकुर जैसा है, अंकुर के जैसा छोटे छोटे यहाँ पर संरचना होता है, जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे सी रचनाएं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये क्या काम करता है भाई, इसको समझना पड़ेगा ना कि यह क्या काम करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है, म्यूकस छोड़ना। म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा सा पदार्थ होता है म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम है, म्यूकस छोड़ना। आप कभी नाक में अपने उंगली लगाते हैं तो देखिएगा चिपचिपा सा पदार्थ आपके उंगली पर चिपक जाएगा, उसे हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस। ठीक है, और म्यूकस का बहुत ज़्यादा काम है हमारी नाक में। ठीक है, जब भी हम श्वास लेते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में, हवा में बहुत सारे हवा के अंदर धूल कण ये सब मिले रहते हैं हवा में। जब हम सांस लेते हैं तो श्वास के साथ साथ उन धूल कणों को हम खींच लेते हैं अंदर। तो इसके जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं, ये बाल भी क्या करते हैं, उस बाल के अंदर धूल कण जो बड़े आकृति के होते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है,
वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं कम आकृति के, वो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उनको पार करके, बाल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो वह जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा फेफड़ा में तो नुकसान पहुंचाएगा। यदि म्यूकस यहाँ पर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर फेफड़ा में जाएगा और जाएगा फेफड़ा में जमा हो जाएगा। एक दिन हमारे फेफड़े में बालू भर जाएगा, धूल कण सब भर जाएंगे, बहुत सारा गंदगी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान समझिएगा, जो ये छोटे छोटे कण होते हैं, म्यूकस क्या करता है कि उनको अंदर जाने ही नहीं देता है। म्यूकस चिपचिपा सा पदार्थ रहता है, ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ। और क्या करता है कि म्यूकस जो है या वहाँ पर जो धूल कण के कण होते हैं छोटे छोटे पतले पतले, उनको वो क्या करता है, वो अपने यहीं पर चिपका लेता है। यानी नासिका कपाट के अंदर ही उसे चिपका लेगा, नासिका कपाट के आगे नहीं जाने देगा। आ रहा है समझ में नो? यानी नासिका कपाट में उसको चिपका लेगा, नासिका बेसम में नहीं जाने देगा। और वही होता है कि बहुत सारे चिपक जाएंगे, इस तरह करके हम निकाल लेते हैं। कौन सा? नकटी बोलते हैं उसे, भोजपुरी में हम नकटी बोलते हैं उसे, ठीक है, नकटी वही होता है। ध्यान दिए, कौन सा? नासिका कपाट, वही म्यूकस जो चिपका लेता है धूलकण को, चिपक के मोटा हो जाता है, इसे हम नकटी कहते हैं। हाँ, ध्यान समझिएगा। नासिका बेसम आगे जाकर हमारे यहाँ तक तो समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आ गया। आगे जाकर यह नासिका बेसम में बदल जाता है। ये एरिया, इस एरिया को हम नासिका बेसम कहते हैं, ये एरिया को, ठीक है। अब नासिका बेसन में दो संरचनाएं होती है। एक क्षेत्र होता है घ्राण क्षेत्र, एक क्षेत्र क्या होता है? घ्राण क्षेत्र। नासिका पट्टिका समझ में आपको? ये बीच में जो है ना, दोनों को अलग कर रही है ये वाली। हाँ, यहाँ पर देखिए ना, ये वाली जो ये लंबी सी खड़ी सी दिखाई दे रही है बीच में, इसी को हम नासा पट्टिका बोलते हैं, याद रखिएगा। अब नासिका बेसम में दो क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र को घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र। और दूसरे वाले को श्वसन क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान समझिए, कौन सा, याद रखिएगा। ये जो ऊपर वाले क्षेत्र होता है ना, ये वाला एरिया होता है जो, तो इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले एरिया को घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र। आ रहा समझ में? ये ऊपर वाले एरिया को घ्राण क्षेत्र बोलते हैं, और नीचे वाली एरिया को, मध्य वाली एरिया, नीचे वाली एरिया, मध्य और नीचे दोनों वाली एरिया को हम श्वसन क्षेत्र बोलते हैं। अब ये है क्या भाई घ्राण क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र? इसको भी समझना पड़ेगा ना, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यह जो घ्राण वाला क्षेत्र होता है, यह हमारे ब्रेन के संपर्क में रहता है। ऊपर हमारा ब्रेन है ना, यहाँ पर ब्रेन होगा ना हमारा, तो जो घ्राण क्षेत्र होता है वो हमारे ब्रेन के सीधा संपर्क में रहता है। यहाँ पर ऐसी संरचनाएं हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर ऐसी संरचनाएं उसमें बनी रहती है, बहुत सारे इस तरह निकला हुआ रहता है घ्राण क्षेत्र में, इस तरह यहाँ से पूरी तरह यहाँ से निकला हुआ रहता है इस तरह का, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब हम, आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे ये छोटा होता है, थोड़ा हम बड़ा कर दिए हैं, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है, घ्राण क्षेत्र। अब इसका काम क्या है, ध्यान समझिएगा। तो हम जब भी कोई भी चीज़ को सूंघते हैं कोई भी चीज़ को, यानी उसका गंध लेते हैं, सेंट हुआ, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो गया, सेंट हो गया, सब्जी हो गया, और कोई भी चीज़ हो गया, जैसे हम नहीं सूंघते भाई अच्छा है खराब है, इसका अनुमान लगाता है कैसा गंध उसका है, ऐसा पता लगाता है ना। तो किसके सहायता से? घ्राण क्षेत्र के सहायता से हम पता लगाते हैं। ये डायरेक्ट हमारे दिमाग के संपर्क में रहता है, मस्तिष्क के संपर्क में रहता है। जब हम कोई भी चीज़ को, मान लीजिए कि सेंट को ही जब इस तरह करते हैं, मतलब उसका गंध जो है हम अंदर खींचते हैं, तो यह घ्राण क्षेत्र में जाकर फंस जाता है। यहाँ से खींचते हैं ना, तो ये घ्राण क्षेत्र के अंदर जाकर इसमें फंस जाएगा, और यह हमारे ब्रेन को सिग्नल दे देगा कि यह क्या चीज़ है, वह ब्रेन हमारा जल्दी से समझ जाता है, ठीक है। और जो श्वसन एरिया वाला क्षेत्र होता है, यहाँ से यह क्या करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो भी गैस होता है, इसको उठाकर यह नीचे की तरफ भेजता है कि चले जाओ क्या हुआ, ग्रसनी यानी कि फायरेक्स में। आ रहा है समझ में ना? तो ये हमारे नाक की संरचना हो गया। नाक की संरचना समझ में आया कैसे कैसे होता है? तो ये हमारा हो गया नाक की संरचना। इतनी संरचनाएं होती है हमारे नाक में, तब जाके हमारी नाक या सांस को, यानी कि हवा को अंदर भेजती है, ठीक है, समझ में? चलिए समझ में आ गया। और ध्यान दीजिएगा, जो घ्राण क्षेत्र होता है ना, यह हमारे में छोटा होता है, मनुष्य में छोटा होता है, इसलिए मनुष्यों में छोटा होता है, जबकि अन्य स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें यह क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, बड़ा होता है। स्तनधारी जीव से याद आया, एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर देना है। तो स्तनधारी जीव का अर्थ क्या हुआ कि स्तनधारी जीव, यानी स्तनधारी का अर्थ यह नहीं हुआ कि जिसके स्तन हो। स्तनधारी जीव जितने भी वर्टिब्रेटा के उच्च श्रेणी के जीव है वह स्तनधारी जीव कहलाएंगे। हम लोग भी स्तनधारी जीव है, याद रखिएगा, हम लोग भी स्तनधारी जीव है, याद रहेगा ना। चलिए समझते हैं हम आगे।
घ्राण क्षेत्र समझ में आ गया। कुत्ता होता में घ्राण क्षेत्र लंबा बड़ा होता है, देखो कुत्ता होता के सूंघने की क्षमता हमसे ज्यादा होती है, उनके अंदर घ्राण क्षेत्र का स्थान बड़ा होता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम। श्वसन क्षेत्र समझ में आ गया। ग्रसनी समझते हैं। ग्रसनी क्या होता है? फायरिक्स। ग्रसनी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से श्वसन क्षेत्र के बाद में आगे नीचे आता है हमारा ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी यानी कि उसे हम बोलते हैं फायरिक्स। ग्रसनी को हम क्या बोलते हैं? फायरिक्स बोलते हैं। जैसे गला, आप यहाँ से इस तरह खोलिएगा ना इस तरह, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा गला है, हलक बोलते हैं, इसे भी हलक बोलते हैं, गला है, नीचे की तरफ ये हमारा गला है। ठीक है, अब यही होता है ग्रसनी, यही क्या होता है? ग्रसनी। ठीक है, अब ग्रसनी का काम क्या है? फायरिक्स का काम। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से श्वसन जाएगा ना अंदर ग्रसनी में, तब यह क्या करेगा? ग्रसनी उस श्वसन को कहाँ पर? ग्रसनी में दो द्वार होता है, आपको पाचन वाले में बताए थे। ग्रसनी में दो द्वार खुलते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। ठीक है, तो निगल द्वार ग्रास नली से संपर्क में आ जाता है, ग्रास नली से अटैच हो जाता है, और निगल द्वार ग्रास नली से संपर्क में आ जाता है, और कंठ द्वार श्वास नली के संपर्क में आ जाता है। अगला हमारा क्या है? स्वार यंत्र और श्वास नली के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, एक निगल द्वार ग्रसनी के एक भाग में आपको समझा चुका हूं, कहां पर? वहां पर निगल द्वार यानी ग्रास नली के संपर्क में एक भाग, इसमें यहाँ से दो निकले तो उसमें यहाँ पर निकाल कर छोड़े थे, देखिएगा। आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर डाल दूंगा। ठीक है, यहां से निकाले थे ना वो, जो उसी को हम यहाँ पर सीधा बनाए हैं, उसको छोड़ दिए हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि दोनों एक से अलग अलग टॉपिक है, तो अलग अलग चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, यानी ग्रसनी के जो दूसरा द्वार होता है जो श्वास नली के संपर्क में आता है, वह क्या? श्वास नली के संपर्क में आ गया, उसे हम बोलते हैं फायरिक्स। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फायरिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो नासिका, ये जो नासिका है, वो अगर नासिका का श्वसन क्षेत्र कहाँ जाकर खुलेगा? ग्रसनी में खुलेगा। समझिएगा, नासिका वेशम जो है, नासिका का श्वसन क्षेत्र कहाँ खुलेगा? ग्रसनी में खुलेगा। और ग्रसनी आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे वहां पर कि ग्रसनी आगे जाकर कितने भाग में बट जाती है? दो भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग होता है निगल द्वार, दूसरा भाग होता है कंठ द्वार। निगल द्वार जो ग्रास नली के संपर्क में आ जाता है, और कंठ द्वार श्वास नली के संपर्क में आ जाता है। तो यहाँ पर ग्रसनी दो भाग में खुलती है, और बीच में यहाँ पर ग्रसनी आगे जाकर किससे मिलती है? स्वर यंत्र या लायरिक्स से मिलती है। आगे जाकर स्वर यंत्र या लायरिक्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बोले बना है ना, ये स्वर यंत्र या लायरिक्स, इसे क्या बोलते हैं? लायरिक्स बोलते हैं या स्वर यंत्र बोलते हैं। यहीं से हमारे जो हम बोलते हैं ना, यहीं से हमारी यह आवाज बनाता है, इस तरह की संरचना होता है। ठीक है, यह आवाज को बनाता है। ठीक है, कौन? स्वर यंत्र। और उसके बाद ये स्वर यंत्र के बाद, स्वर यंत्र ध्यान समझिएगा, स्वर यंत्र में महीन रक्त कोशिकाएं का जाल होता है। जो स्वर यंत्र नीचे होता है, बहुत छोटी छोटी महीन रक्त कोशिकाएं, इतनी छोटी छोटी बहुत से रक्त कोशिकाएं होती है इसमें, स्वर यंत्र में। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा इसे भी नाम, श्वसन एपिथीलियम। क्या बोलते हैं? श्वसन एपिथीलियम। ठीक है, जब उसमें पहुंचेगा तो उसे हम बोलते हैं श्वसन एपिथीलियम। क्या बोलेंगे? श्वसन एपिथीलियम। याद रखिएगा, श्वसन एपिथीलियम कहाँ होता है? स्वर यंत्र में। यह क्या होती है? कोशिकाओं का जाल होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं का जाल, जिसे हम बोलते हैं स्वर एपिथीलियम। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो हवा है, वायु है, वह कहाँ पहुंचता है? श्वास नली में पहुंचता है। इसके बाद वह कहाँ पहुंचेगा? श्वास नली में पहुंचेगा। और श्वास नली ध्यान समझिएगा, श्वास नली किसे बोलते हैं हम? श्वास नली यहाँ से जो गई रहती है, फेफड़ा में जाकर आगे मिलती है, यहाँ से पहुंचेगी, फेफड़ा में जाएगी, उसे हम श्वास नली बोलते हैं। यहाँ से देखिए, कंठ द्वार से होते हुए, यहाँ से होते हुए आगे जाकर फेफड़ा में इस तरह बट जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? श्वास नली या ट्रैकिया। यह 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 16 मिलीमीटर चौड़ी होती है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं आपके लिए कि श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई कितना? 16 मिलीमीटर चौड़ा होती है। कौन सा? ट्रैकिया या श्वास नली 11 सेंटीमीटर लंबा और 16 चौड़ा, 16 मिलीमीटर चौड़ा होती है। 11 सेंटीमीटर लंबा और 16 मिलीमीटर चौड़ा होती है। कौन सा? ट्रैकिया या श्वास नली। याद रहेगा ना। अब ये श्वास नली आगे जाकर, याद रखिएगा, फिर से एक बार शुरू से हम दोहरा रहे हैं। सबसे पहले नासिका छिद्र, नासा कपाट या नासिका कपाट। उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा? नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद हमारा नासा वेशम या नासिका वेशम। ठीक है, नासिका वेशम में, नासिका वेशम के बाद हमारा नासिका वेशम के बाद ग्रसनी। ये बाद में कुछ इस सब तो उसके क्षेत्र हो गए, तो इनमें आपको ऐसे ही याद रखना है कि कैसे कैसे कौन सारे होते हैं। लेकिन मुख्य टॉपिक हमारा क्या है? नासिका छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद जाएगा नासिका वेशम। नासिका वेशम के बाद कहाँ आ गया हमारा? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद कहाँ गया? स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र कहाँ डालेगा? श्वास नली या ट्रकिया में 11 सेंटीमीटर लंबी
16 मिलीमीटर चौड़ी, इसमें हमारी वायु जाएगा। और ये आगे जाकर जो ग्रास नली या ट्रैकिया है वो आगे जाकर, ध्यान समझिएगा, यहाँ से सीधी आई, ठीक है, ये आगे जाकर इस तरह दो नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा, जो ग्रास श्वास नली या ट्रैकिया है यहाँ से आई नो कंठ द्वार से, यानी कि श्वसन, यहाँ से श्वसन स्वर यंत्र से निकली श्वास नली से होते हुए। अब ये श्वास नली आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है, आगे जाकर दो भागों में, जैसे हम ब्रोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोकस। यहाँ पर लिखे हैं ब्रोकस, देखिए यहाँ पर भी लिखे हैं ब्रोकस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे? ब्रोकस। क्या बोलेंगे? ब्रोकस, ठीक है। आगे जाकर यह दो भागों में विभाजित हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोकस बोलेंगे, ठीक है, ब्रोकस। याद रखिएगा, ब्रोकस। इसे हिंदी में बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी, हिंदी में श्वसनी। ऊपर से आई स्वर यंत्र से आई ट्रैकिया, स्वर यंत्र से ट्रैकिया, आगे जाकर दो भाग में बट गई, क्या हो गई? श्वसनी, यानी कि ब्रोकस, श्वसनी, ब्रोकस। अब ये हमारे फेफड़े के अंदर जाकर ये कई पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? श्वसन नलिकाएं भी इसे बोलते हैं, यहाँ पर लिखे होंगे कहीं, हाँ, श्वसन नलिकाएं, ब्रोक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोक्यूल। यानी हमारे अंदर जाकर ये छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोक्यूल्स। ध्यान समझिएगा, फिगर में समझते हैं। देखिए यहाँ से ये लैरिक्स स्वर यंत्र से निकली, स्वर यंत्र से निकले। ये जो हरा कलर का हम बनाए हैं ना, ये आई कहाँ पर? ये सीधी सी आई ना, इसको हम बोलेंगे क्या? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया, ठीक है। और आगे जाकर ये दो भागों में विभाजित हो गई, आगे जाकर ये दो भागों में विभाजित हो गई, इस तरह देखिए दो भागों में विभाजित हुई है ना, तो इन दो भागों को हम क्या बोलेंगे? दोनों को ब्रोकस। क्या बोलेंगे? ब्रोकस। क्या बोलेंगे? ब्रोकस। हिंदी में श्वसनी, हिंदी में श्वसनी, ठीक है। उसके बाद जब यह अंदर पहुंचेगी हमारे फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा की हम आगे चर्चा करेंगे, फेफड़ा के अंदर पहुंचेगी तो कई पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी, कई पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे ब्रोक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोक्यूल्स। याद रखिएगा, आगे जाकर ये कई पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी, उस नलिकाओं को हम क्या बोलेंगे? ब्रोक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोक्यूल्स। पहले ग्रसनी, ग्रसनी, ठीक है, स्वरयंत्र, ग्रसनी, स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के बाद में स्वरयंत्र या लाइरिक्स भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, स्वरयंत्र या लाइरिक्स। लाइरिक्स के बाद में क्या आ जाएगा? ट्रैकिया। कहाँ पर? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोकस, ब्रोकस के बाद ब्रोक्यूल्स, ब्रोकस के बाद ब्रोक्यूल्स। अब ब्रोक्यूल्स के बाद पतली पतली नलिकाएं के द्वारा जब वह वायु कोष्ठक में जाकर मिल जाएगी, जिससे हम बोलेंगे वायु कोष्ठक नलिकाएं। क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठक नलिका। ब्रोकियस के बाद वह कहां पर जाके मिलेगी? वायु कोष्ठक में। कहां पर मिलेगी? वायु कोष्ठक में। एल्वोली, कहां पर? एल्वोली में जाकर मिल जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठक। क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठक। यानी आगे जाकर वायु कोष्ठक के अंदर यह मिल जाएगी। आया समझ में कि नहीं? सबसे पहले नासिका क्षेत्र, नासा का पार्ट, नासिका बेसम से ग्रसनी, नासिका बेसम से ग्रसनी, लाइरिक्स कहाँ से? फैरिक्स, ग्रसनी, फैरिक्स के बाद कहाँ जाएगी? फैरिक्स के बाद स्वर यंत्र, लाइरिक्स, फैरिक्स के बाद स्वर यंत्र, लाइरिक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जब आगे जाकर दो भाग में बटेगी ब्रोकस। ब्रोकस के बाद जब आगे जाकर यह कई पतली पतली नलिकाओं में फेफड़ा के अंदर बटेगी ब्रोक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोक्यूल्स। ब्रोक्यूल्स के बाद जाकर वायु कोष्ठक में मिल जाएगी, छोटे छोटे वायु कोष्ठक में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के अंदर, हमारे फेफड़े में वायु कोष्ठक की संख्या 3 गुणे 10 के पावर 8 होती है। ध्यान रखिएगा, हमारे अंदर वायु कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8। हमारे अंदर वायु कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8 वायु कोष्ठक होते हैं, यानी 30 करोड़ होगा। ध्यान समझिएगा, 30 करोड़ होगा, यानी इसका हम निकालेंगे 3 गुणे 10 के पावर 8 का, तो कितना होगा? 30 करोड़ वायु कोष्ठक हमारे फेफड़े के अंदर है, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे हैं। और वही क्या करते हैं? हमारे जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी होता है उसी को वो उसी में जाकर एकत्रित हो जाता है। और याद रखिएगा, इसी वायु कोष्ठक में आकर हीमोग्लोबिन रुका रहता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन, HB लिखते हैं शॉर्टकट में हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन आकर इसी में रुका रहता है। हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसके चलते ब्लड का रंग लाल होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन क्या है?
हीमोग्लोबिन परिवहन तंत्र का काम करता है, यानी रक्त में से एक जगह से दूसरे जगह तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यहाँ से फेफड़ा से हमारे ऑक्सीजन को उठाता है और रक्त में आकर यहाँ पर ब्लड आकर रुका रहेगा। याद रखिएगा, वायु कोष्ठक के अंदर हमारा जो ब्लड है यहाँ पर आकर रुका रहेगा और उसमें क्या ऑक्सीजन के लिए, और जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन उस ब्लड में घुल जाता है और वो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर पूरे हमारे शरीर में दौड़ जाता है। ठीक है, और उधर से जब वापस आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हम आ जाएगा वापस और पुनः हमारे जो वायु कोष्ठक है उसमें छोड़ देगा। ठीक है, और वायु कोष्ठक में जब छोड़ देगा तो हमारा जो डायफ्राम है, नीचे देखिए यहाँ पर डायफ्राम बनाए हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा काम है हमारे शरीर में, याद रखिएगा, अभी बता रहे हैं इसको। डायफ्राम की सहायता से हमारा वह कार्बन डाइऑक्साइड सब निःश्वसन करते हैं तो वह बाहर निकल जाता है और वहीं पर ब्लड वहीं पर रुका रहता है, वो जाता नहीं है। जब हम सांस पुनः लेते हैं तो पुनः ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर में जाता है और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर लाता है। यही प्रक्रिया पूरी चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं, ध्यान समझिएगा, कि ऊर्जा का निर्माण यानी कि ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, आया समझ में ना? क्लियर हो गई है? क्लियर हुआ ना? और ध्यान समझिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन समझे, और ध्यान से समझिएगा यहाँ पर फेफड़ा के बाहरी आवरण में ये पतली से देखिए यहाँ पर झिल्ली बनाई है, जिसे हम बोलते हैं पैराइटल फ्लोरा। पैराइटल फ्लोरा ये एक प्रकार की झिल्ली होती है, इसके अंदर म्यूकस भरा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, जिसे फेफड़ा को फैलने सिकुड़ने में मदद करता है। फेफड़ा को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। कौन सा? पैराइटल फ्लोरा के अंदर म्यूकस भरा रहता है। ठीक है, ये एक प्रकार की झिल्ली की जैसी रचना होती है, जो उसके अंदर म्यूकस चिपचिपा सा पदार्थ रहता है, फेफड़ा को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। आया समझ में? ये टोटल समझ में आ गया? चलिए हम समझते हैं आगे कि फेफड़ा कैसे काम करता है, फेफड़ा होता क्या है और यह कहाँ है और ये कैसे कैसे इसमें और होता है, सब सारा समझते हैं। तो आइए आगे हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये है क्या? यहाँ पर जो ट्रैकिया होता है ना, जो ट्रैकिया से जो नीचे की तरफ ये आए हुए रहती है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इस टाइप का, इस गोलाकार हड्डी के जैसा, अर्ध गोलाकार हड्डी की जैसी रचना होती है। इस तरह ध्यान रखिएगा, इस तरह रचना होती है, जो इस स्वर जो ट्रैकिया आया हुआ है, जो नली आई हुई रहती है नीचे की तरफ, उस ट्रैकिया को सपोर्ट करती है। इसका काम क्या है, ध्यान समझिएगा। ये जो होता है, ये ट्रैकिया को जब हम सांस को छोड़ते हैं ना, तो जो ट्रैकिया होता है वो चिपके ना, चिपक जाएगी, बस सांस बाहर निकल, हम दम घुट गए, मर जाएंगे। तो इसके लिए यह सपोर्ट करती है, उस ट्रैकिया को खींच कर रखती है, चिपकने नहीं देती आपस में। इसे याद रखिएगा। वहाँ पर हम भूल गए थे बताने के चक्कर में, सोचे थे कि बताएंगे लेकिन फिर भूल गए। याद रखिएगा, क्या करता है कि वो ट्रैकिया को चिपकने नहीं देता, उस तरह इसको इस तरह का हड्डी की जैसा, अर्धगोलाकार हड्डी जैसा होता है, वो इस तरह खींच कर रखेगा ताकि हम जब सांस छोड़े ना तो हमारे सांस बाहर निकल जाए। आया समझ में? ये छोटा सा था, समझ गए आप? ठीक है, आइए हम समझते हैं नासिका छिद्र। ध्यान से समझिएगा, नासिका छिद्र यानी हमारे जो नासिका छिद्र से लेकर और ब्रोंकियोल्स तक, नासिका छिद्र से लेकर यहाँ ब्रोंकियोल्स तक, याद रखिएगा, ब्रोंकियोल्स यहाँ तक जिस चीज की यह बनी रहती है उसका नाम है पश्चिमाभिकाम। याद रखिए, पश्चिमाभिकाम एपिथेलियम। पश्चिमाभिकाम एपिथेलियम नामक पदार्थ से यह बनी रहती है। यहाँ से यहाँ तक जो नली होती है वह पश्चिमाभिकाम एपिथेलियम की बनी होती है। आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, पश्चिमाभिकाम्य एपिथेलियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फेफड़ा को समझते हैं, लंग्स को समझते हैं। लंग्स क्या होता है? फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित रहता है। मनुष्य के वक्ष गुहा या वक्ष गुहा हमारे वक्ष गुहा में स्थित रहता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो भाग है ना, ये फेफड़ा की इधर वाला भाग थोड़ा सा बड़ा होता है और इधर वाला भाग नीचे से थोड़ा सा कम होता है, चिपका हुआ रहता है, क्योंकि यह भाग यहाँ पर हमारा हृदय होता है। तो हृदय यहाँ पर इधर नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। हृदय हमारे यहाँ वक्ष गुहा में रहता है। ठीक है, वक्ष गुहा में, और वक्ष गुहा से थोड़ा सा ज्यादा इधर की तरफ झुका हुआ रहता है। इसीलिए अधिकतर लोग कह देते हैं कि हृदय हमारे यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर हृदय है, अधिकतर बोल देते हैं। ठीक है, हृदय वाला चैप्टर में आपको वहां पर समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, हमारा जो हृदय होता है वक्ष गुहा में होता है और इधर की तरफ थोड़ा सा, इधर बाएं की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ रहता है। ठीक है, वहां पर हम समझेंगे इसे। ठीक है, यह दो स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है।
दो स्पंज की जैसा गुलाबी, ठीक है, थैली नुमा रचना ही हमारा फेफड़ा, ठीक है, थैली नुमा रचना है, ठीक है। हृदय के इधर उधर याद रखिएगा फ्यूरल गुहाओं में रहता है, यानी फ्यूरल नामक थैली, फ्यूरल गुहा, जो फ्यूरल गुहा होती है किनारे किनारे, ध्यान से समझिएगा, ये बना हुआ है ना फ्यूरल गुहा, इसमें यह रहता है। और यह फ्यूरल गुहा के चारों ओर फ्यूरल मेम्ब्रेन का आवरण होता है। फ्यूरल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं पैराइटल फ्लूरा, याद रखिएगा, पैराइटल फ्लूरा, याद रखिएगा। ये इसके चारों ओर फ्यूरल मेम्ब्रेन की झिल्ली जैसी बनी रहती है, उसको हम बोलते हैं पैराइटल फ्लूरा। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा हृदय कौन सी झिल्ली में रहता है, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूरल मेम्ब्रेन या पैराइटल फ्लूरा, दोनों हो सकता है, दोनों नाम दे सकता है, आपको जो भी आएगा आप मार सकते हैं। और इसके अंदर म्यूकस रहता है, आपको पता है म्यूकस रहता है, चिपचिपा सा पदार्थ, जो हमारे फेफड़ा को सिकुड़ने बढ़ने में मदद करता है, सहायक होता है, ठीक है। समझ में ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। और हमारे जो ये हड्डी होती है ना, हमारे जो जिसे हम बाता बोलते हैं, अपने भोजपुरी में क्या बोलते हैं, छाती की बाता ना, छाती की बाता ना, मार कर छाती की बाता तोड़ डालेंगे, वही है। ध्यान से समझिएगा, यह क्या होती है, सीने की, इसे हम बोलते हैं हिंदी में पसलिया, क्या बोलते हैं, पसलिया। ये हमारी जो बाता होती है ना, पसलिया, यह हमारे शरीर में, हमारे सीने में कितनी होती है, 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 होता है, याद रखिएगा। हमारे सीने में 12 इधर होता है, 12 इधर होता है, जो हमारे फेफड़े को, हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है, या हमारे फेफड़े और हृदय को दाब से बचाता है, और हमारे फेफड़े और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, याद रखिएगा। वो कितने, 12 जोड़ी होता है, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि हमारे शरीर में हमारे पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी, हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, बाता बोलते हैं, छाती की बाता ना, 12 जोड़ी पसलियां, रिप्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, रिप्स ज्यादा अच्छा नाम है, रिप्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे ध्यान से समझिएगा, ये जो रेड कलर से हम बनाए ये वाला, इसे हम डायफ्राम बोलते हैं। वास्तव में डायफ्राम जो होता है ना, इस टाइप की रचना होती है, डायफ्राम, इस टाइप की रचना होती है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है कि ये इस तरह टाइप के हमारे ये जो पसलिया है ना, पसलिया के नीचे से इस तरह गोलाकार संरचना में रहती है, नीचे से गोलाकार संरचना के में रहती है, कौन सी, डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करता है कि ध्यान ये हमारे शरीर में बहुत मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारा जो वायु कोष्ठक है वो तो सांस ले लेता है, अंदर खींच लेता है सांस को, लेकर उसमें ब्लड आकर रुका रहता है, उसे दे देता है। लेकिन जब हम सांस छोड़े, मतलब हमारा जो फेफड़ा है, जो हृदय है, वो वायु कोष्ठक, ये तो सांस ले लेता है फेफड़ा, लेकिन इसके अंदर छोड़ने की क्षमता नहीं है, केवल लेता है, माने लेकर आ जाता है, लेकिन इसे वापस छोड़ने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसको छोड़ने के लिए यह डायफ्राम की मदद लेता है, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम की मदद लेता है। जैसे ये जब सांस ले लिए ना हम, तो छोड़ना होगा तो ये बोलेगा डायफ्राम से नीचे से धक्का, मतलब डायफ्राम क्या करता है, इसको नीचे से इस तरह धक्का मारेगा ना, तो जो फेफड़ा होता है वो सांस को छोड़ता है। यानी हम जो सांस छोड़ते हैं तो किसकी मदद से, डायफ्राम की मदद से सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो हमारी पसलियाँ होती है, ये हमारे पुरुष के मतलब अपेक्षा स्त्री की पसलियाँ थोड़ा सा कोमल होता है, हमारे जो पसलियाँ होती है थोड़ी कठोर होती है, याद रखिएगा, समझिएगा। डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो नीचे की तरफ इस तरह बराबर हो जाता है डायफ्राम, ठीक है। और जब हम सांस जो छोड़ना होता है ऊपर इसको, तो इस तरह यह गोल हो जाता है, यानी कि नीचे के ऊपर की तरफ थोड़ा सा लचीलापन की जैसा इस तरह सोच रहेगा ना। जब हम सांस लेंगे तो नीचे की तरफ घसक जाता है, इस तरह सोच बराबर हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस तरह गोल हो जाता है, ठीक है। मतलब नीचे से धक्का देता है हमारे फेफड़ा को, कि ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सके। आए समझ में, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर डायफ्राम क्या करता है, समझ गए आप। और ध्यान से समझिएगा कि डायफ्राम जो औरत होती है, प्रेग्नेंट औरत, उनमें ध्यान से समझिए, प्रेग्नेंट औरत में जो यूट्रस होता है, जब उसमें बच्चा आ जाता है तो काफी वो लंबा हो जाता है, पेट लंबा हो जाता है, उधर निकल जाता है, देखे होंगे आप। तो वो क्या होता है कि अंदर से सारे हाथ को जोड़ देकर वहाँ पर क्या करता है, डायफ्राम को पहले से ही इस तरह गोलाकार संरचना के रूप में ला देता है। यानी कि डायफ्राम अब नीचे जगह ही नहीं है, क्योंकि यूट्रस में बच्चा हो गया है, तो नीचे जगह नहीं है कि ताकि वो नीचे जाए, ठीक है, नीचे जाने की उसमें जगह नहीं है, ठीक है। तो वो अब कैसे सांस लेगी भाई, सांस तो ले ली, छोड़ेगी कैसे, क्योंकि डायफ्राम की जगह नहीं है कि वो छोड़ पाए, ठीक है। तो उनको सांस लेने के लिए ये जो पसलियाँ होती है यह मदद करती है, ठीक है। पसलियाँ क्या होती है, जब सांस लेना होता है तो पसलियाँ फैल जाती है, ठीक है, सांस अंदर गया, जो छोड़ना होता है तो पसलियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। पसलियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और पसलियाँ सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, ध्यान समझिएगा। यानी कि वो प्रेग्नेंट औरत की जो पसलियाँ होती है वह सांस को लेने और छोड़ने में मदद करती है, याद रहेगा ना,
समझिएगा पसलिया का कार्य। और ध्यान समझिएगा, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि एक्सीडेंट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कहीं भी चोट नहीं लगा रहता है, कुछ भी टूटा रहता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो अंदर चोट लग जाता है, एक्सीडेंट के समय हमारे डायफ्राम टूट गया, पेट में चोट लग गया और डायफ्राम टूट गया, तो समझिए कि जब हम सांस ले लिए लेकिन उसे बाहर निकालने की क्षमता नहीं रहती हमारे अंदर और दम घुट जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह डायफ्राम टूटने से भी मृत्यु होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आया समझ में? अब आइए कुछ और समझ लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, वायु कोष्ठक में जब हीमोग्लोबिन आकार रुका रहेगा, हीमोग्लोबिन ना, रुधिर में, हमारे रुधिर में कौन सा रहता है, हीमोग्लोबिन। कौन रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ध्यान समझिएगा, वो ब्लड में रुका रहेगा, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। जब हम सांस लेंगे तो वो ऑक्सीजन को ले लेगा, ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और ऑक्सीजन को जब हीमोग्लोबिन में मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। यानी जब ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तो उसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन याद रहेगा ना। जब ऑक्सीजन, इसे बहुत अच्छा है, आसान है याद करने के लिए, जब ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, और जब उधर से ऑक्सीजन लेकर आएगा तो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिल, या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। याद रहेगा ना। तो यही प्रक्रिया हमारे होता है सारे श्वसन तंत्र। तो आइए कुछ और समझ लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वह सांस हमारे अंदर एक बार में 500 मिलीलीटर के आसपास जाता है। हम एक बार सांस लेते हैं ना तो हमारे फेफड़ा में वायु यानी हवा 500 मिलीलीटर एक बार में जाता है। यानी जब हम सांस लिए कितना, 500 मिलीलीटर। एक छोटा सा जो बोतल होता है ना, जो छोटा सा बोतल इतना बड़ा जिससे हम पानी वानी पीते हैं, उस पानी बोतल के बराबर जितनी भी हवा होगी उतनी हवा हमारे अंदर जाता है एक बार सांस लेने में। याद रखिएगा, यानी एक बार सांस लेने में कितना वायु हमारे अंदर चला गया, 500 मिलीलीटर। कितना गया, 500 मिलीलीटर। और जब श्वसन दर, ध्यान समझिए, श्वसन दर जब हम जागे हुए अवस्था में हैं, यानी अभी की अवस्था में हमारे श्वसन दर 1 मिनट में 16 बार, यानी 1 मिनट में कितने बार हम सांस लेते हैं, 16 बार। 1 मिनट में कितने बार, 16 बार। हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, 16 बार। 1 मिनट में कितने बार, 16 बार सांस लेते हैं। और अब सोए हुए अवस्था में रहेंगे तो 1 मिनट में 12 बार। जब सोए हुए अवस्था में हम रहेंगे 1 मिनट में कितना बार लेंगे, 12 बार लेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को देखे होंगे, वो जल्दी हमारे अपेक्षा वो जल्दी सांस लेता है। अब देखिए सोए हुए अवस्था में वो क्या होता है, हमारा नाक बजा रहता है, इस तरह मारते हैं पूरा अंदर की तरफ, इस तरह पे ना नाक बजाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम जब सोए हुए अवस्था में रहते हैं तो एक बार में हम 12 बार सोते हैं, लंबी सांस खींचते हैं। ठीक है, हम जब सोए अवस्था में रहते हैं कितना लंबी सांसें खींचते हैं। यानी कि ये जब सोए अवस्था में रहेंगे तो 1 मिनट में हम 12 बार सांस लेते हैं। ठीक है, और जब जगा हुआ अवस्था में रहेंगे तो 1 मिनट में कितना बार, 16 बार सांस लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। और जो छोटा बच्चा होता है, ध्यान समझिएगा, छोटे बच्चे का तो पहले फेफड़ा जो होता है इतना छोटा, बहुत छोटा सा रहता है, उसके वायु कोष्ठक कितने छोटे छोटे रहते हैं, विकसित अभी नहीं हुए रहते हैं, तो उसके अंदर कितनी हवा भरेगा, तो इसलिए वो जल्दी हमारे अपेक्षा जल्दी सांस लेता है। कभी आप देखिएगा छोटे बच्चा हो आपके घर में यदि हो तो कि वो जल्दी हमारे अपेक्षा, हम 2 बार सांस लेते, 1 बार सांस लेते हो तो वो लगभग 2 बार के बराबर सांस ले लेता है, जल्दी सांस लेता है। तो वो 1 मिनट में 22 से 24 बार सांस लेता है। याद रखिएगा, छोटे बच्चा 1 मिनट में 22 या 24 बार सांस लेता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे अब चलिए, आप लोग समझ गए, तो यही हमारा श्वसन तंत्र है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से आप इन सारी चीज़ को एक बार पुनः देख लीजिएगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं इस नंबर अपना व्हाट्सएप कमेंट में उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, ले सकते हैं नोट्स, मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं अगले क्लास में फिर से क्लियर कर दूंगा। या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसका भी एक पार्ट बाकी है ना, अवायवीय श्वसन क्या होता है, उसमें ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोज का विभाजन कैसा होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति कैसी होती है, अनुपस्थिति में कैसे श्वसन होता है, सारा बताना है। तो आप यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। जब वो उस क्लास को मैं ख़त्म करूँगा तो वहाँ से मैं इस टॉपिक का चर्चा कर दूँगा ताकि आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। इस तरह तो मैं यहाँ में इसमें कुछ छोड़ा भी अभी नहीं हूँ, सारे चीज़ बता दिया हूँ। फिर भी आपको जो भी समझ में ना आए वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन।